हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 16 कवर करेंगे। बाकी के 15 टेस्ट जो हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। सारे ही क्वेश्चंस की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, तो अपने सोर्सेज को पढ़ने के बाद टेस्ट को लगा लीजिए। तैयारी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, या इट इज़ करेक्ट। बट इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत नहीं है, इसके उत्तर में विंध्याचल है एंड दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसका अपोजिट अगर आप कर देंगे तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट नाउ दिस इज रॉन्ग। ओके, इट मीन्स केवल करेक्ट पूछा है तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत से होता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। यह एक खास बात है इसकी, तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को याद रखना। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ जलप्रपात दे रखे हैं और नदियों के नाम दे रखे हैं। जलप्रपात और नदियों के से रिलेटेड जो वीडियो है वो डल चुका है, सो प्लीज़ जाके आप लोग देख लीजिए। जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें है। ओके, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार प्रपात तापी नदी पर है। शिव समुद्रम प्रताप जो है वह आपका प्रपात, सॉरी मैंने प्रताप बोला है क्या सबको? नहीं, प्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए, जो धुआंधार जलप्रपात है वह तापी नदी पर नहीं है। मेरा गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये हमारा धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर है, ना कि तापी नदी पर। ओके, सो सी इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है करेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वृक्ष को मरुस्थलकार राजा कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर महोगनी, राजवुड, खेजरी एंड सागौन। मरुस्थल का राजा किसको कहा जाता है, बताइए इसमें से। तो देखिए, मरुस्थल का राजा कहा जाता है खेजरी के वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। खेजरी के वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसकी बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। पूर्वी यमुना नहर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन देख लेते हैं क्या है। कथन ऐसे देखेंगे हम, ऐसे दिखाएंगे आपको कि आपको आंसर नहीं दिखने पाए। ओके, तो आज आपको आंसर नहीं दिखा होगा। पहला स्टेटमेंट है, यह यमुना नदी के दाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है। क्या निकलती है? पूर्वी यमुना नहर की बात हो रही थी, राइट? क्वेश्चन याद रखना। सेकंड स्टेटमेंट है, इस नहर प्रणाली द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई की सुविधा कराई जाती है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमें इसमें से ये बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। इट मीन्स कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर एक भी नहीं। आपके ऑप्शंस तो हमेशा की तरह यही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो यमुना नदी है उसके दाएं तट से नहीं निकलती है, वह बाएं तट से ताजेवाला के निकट से पूर्वी यमुना नहर जो है वह निकलती है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका गलत। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है, न कि दाएं तट से। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। अन्य कथन बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। गाइज, आई वांट टू टेल यू
कि कई बार हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, लाइक जैसे बाएं और दाएं तट का इसमें थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है। एग्जामिनर भी इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, सो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से वह कौन सा ऐसे राज्य हैं जिनको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? योर ऑप्शंस आर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो जिनको इस परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। ओके, तो देखिए पहले ऑप्शंस तो देख लें हम, ये तो आपके स्टेटमेंट के थ्रू दे रखे हैं। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर केवल 4, ठीक है। तो देखिए जो आपका पंजाब एंड हरियाणा है उसको इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, इस सरोवर से, इस परियोजना से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले जो स्टेट हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात इसमें करेक्ट है, पंजाब और हरियाणा को नहीं हो रहा है कोई फ़ायदा। बाकी के 2 स्टेट कौन से अदर, उनको नाम याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरे देश में संचालित हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन हमें बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए ये पूरे देश में संचालित हो रही है, बिल्कुल सही कथन है, हो रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिल्कुल भी नहीं करवाया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है सहकारी बैंक और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके द्वारा। इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से लिया गया आपका ये प्रश्न है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। इसका क्रियान्वयन सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। इससे किसानों को कर्जा मिल रहा है, उसकी ब्याज दर कम होती है। देखिए प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि केवल जो हमने दिया है वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में से हेल्प करती है याद करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, स्टेटमेंट के थ्रू भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि अलग अलग क्रांतियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे प्याज की क्रांति को प्याज की क्रांति को नहीं मैं अपोजिट उल्टा बोल दिया मैंने। गुलाबी क्रांति प्याज से रिलेटेड है, सुनहरी क्रांति जो है वह आपकी बागवानी से, और हरित क्रांति अनाज से, और काली क्रांति कोयला से। जिसमें से इनकरेक्ट बताना है तो ऊपर की तीनों ही सही है, क्योंकि जो काली क्रांति है वो कोयला से नहीं पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाने वाली है? योर ऑप्शंस आर गेहूं, उड़द, राई एंड मक्का। तो जो मक्का है उसको आप 12 मास कभी भी बो सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मक्का को विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। रीजंस क्या है? कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण, क्योंकि ये फसल एक ऐसी है जो कि हर एक परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है, या फिर अपने आप को उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होता है हर एक सिचुएशन में, ठीक है, चाहे वो आपकी जलवायु का कैसा भी सीज़न चल रहा हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि इसको हम कभी भी बो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं किसाऊ परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना एंड तिलैया परियोजना, ठीक है। तो जो राजघाट बांध परियोजना है इसको हम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि यूपी स्पेशल से लिया गया आपका ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। लैटेराइट मिट्टी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट हैं, यह आर्द्र प्रदेशों की निक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है।
सेकंड है इनमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेटेराइट मिट्टी से संबंधित उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विकल्पों में दी गई नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम वाला विकल्प कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। रटे होने चाहिए आपको सीक्वेंस, तो चाहे पूर्व से पश्चिम पूछ ले, पश्चिम से पूर्व पूछ ले, उत्तर से दक्षिण पूछ ले, दक्षिण से उत्तर पूछ ले, आपको सीक्वेंस रटा हुआ होना चाहिए। आपने किस तरीके से याद किया है इसका कोई मैटर नहीं है वहाँ पर, बट वहाँ वो क्या पूछ रहा है ये मैटर करता है। मान लीजिए आप दक्षिण से उत्तर याद करके आए हो, ठीक है, तो अपने माइंडसेट के साथ वहाँ मत बैठिए, है ना। वहाँ आप ये पढ़िए कि वो क्या पूछ रहा है, तो अपने वाले को बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, देन आंसर टिक कर दीजिए। ओके, बात अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, दिस इज करेक्ट। सारे ऑप्शंस पढ़ना बहुत इरिटेट हो जाता है, दैट्स वाई मैंने सारे नहीं पढ़े हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यस बी करेक्ट है। ओके, उपरोक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ट्रिक मेरे को ना आज तक किसी चीज़ के मैंने कभी फॉलो किए हैं, और ना ही मेरे को ट्रिक से बिल्कुल कभी याद होता है, और ना मैं खुद कभी इनको फॉलो करती हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहो तो आराम से कोई भी ट्रिक लगाइए, जितना भी आपको ट्रिक यूज़ करनी है। बट देखिए, अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए इस ट्रिक के बारे में, तो अगर आप एक चीज़ के लिए ट्रिक लगा लोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ों के लिए लगा लोगे, 3 चीज़ों के लिए आप याद कर सकते हो। अगर सारी ही चीज़ों के लिए ट्रिक्स के आप थ्रू याद करोगे, तो पहले आप ट्रिक्स को ही रट लीजिए, है ना, बाद में आइए फिर सिलेबस पे। तो ये चीज़ आती है, इसलिए ट्रिक वर्क छोड़िए, चीज़ों को समझिए, मैप लीजिए और उनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपके सामने मैप है और कंटेंट है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सीरियसली सिर्फ आप पढ़िए, देखिए, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से किस नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर जस्कर नदी, काली नदी, श्योक नदी एंड वेदावती नदी। देखिए, काराकोरम क्षेत्र की बात हो रही है, तो वहाँ पर मृत्यु की नदी किसको कहा जाता है ये हमें बताना है, जिसका नाम है श्योक नदी। याद रखना, श्योक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है। असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर मेघालय में। ठीक है, तो देखिए जूट का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में ही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो बिहार और उसके बाद असम का स्थान आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है। ओके, तो देखिए इसका प्रावधान आर्टिकल 338 में किया गया है। अब 338 के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन बाकी के 3 आर्टिकल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं इन शॉर्ट कि इनमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बात करेंगे 333 की, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसका उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा उसका प्रोविज़न इसमें किया गया है। ओके, अगर इन टोटल बिल्कुल हिंदी में बताती हूँ तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये आपकी शुद्ध हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 335 की बात करेंगे, जिसमें आपका सेवाओं और पदों के लिए जो SC ST हैं उनके दावे हैं, यानी कि उनको रिजर्वेशन के लिए इसमें बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 339 की, जिसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में जो संघ है वो कुछ नियंत्रण करेगा, अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिनमें आपको आर्टिकल 19 है, उसमें आपको कई सारे राइट्स दिए गए हैं। उसमें 6 पार्ट हैं। आपको कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्वक, एंड आप अपना संचार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है,
एंड इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। राइट टू स्पीक भी है, आपको बोल सकते हो आप, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट उसके हर एक फंडामेंटल राइट के कुछ ना कुछ अपवाद दिए गए हैं, यानी कि आपके पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, राइट। तो उसमें जो भी अपवाद हैं, मोस्टली फंडामेंटल राइट में यही अपवाद दिए गए हैं कि आप किसी भी अनुसूचित जाति या फिर जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनका, उससे उनके राइट्स का हनन नहीं होने पाए, या फिर उनको किसी भी चीज़ का हार्म नहीं होना चाहिए आपकी चीज़ों से। लेट सपोज कि आपको एक आर्टिकल 19 में ये राइट दिया गया है कि आप कहीं पर भी जो है व्यवसाय कर सकते हो इंडिया में, राइट। तो आप गए, एक कोई भी बस्ती है छोटे लोगों की, या फिर मतलब, या छोटे लोग मीन्स टू से मेरा मतलब है कि कुछ जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो कहीं पर भी छोटी बस्तियों में रहते हैं, आप वहाँ गए, आपने अपना वहाँ पर जाके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ भी आप चाहते हो कि यहाँ कोई फैक्ट्री का निर्माण करना है हमें, या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट, तो क्या आप वो सही कर रहे हो उन बस्ती वाले लोगों के लिए? क्या उनके राइट्स नहीं है, है ना? अगर उन्हें नॉलेज नहीं है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट जा सकते हैं, इट डजेंट मीन्स कि आप उनके राइट्स का हनन करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। तो वो अपवाद कुछ दिए गए हैं, तो उन वहाँ पर जो है संघ जो है कुछ ना कुछ नियंत्रण लगाने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, वो आपका 339 में प्रोविज़न किया गया है। ओके, सो आंसर की इसकी बात करेंगे तो वो सी आंसर था, ऑलरेडी से लिया गया ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का प्रावधान किया गया है। एक सेकेंड, जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, सॉरी, यहाँ पर आयोग वर्ड जो है मिस्टेक हो गया है, सॉरी, उसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ओके, तो देखिए ये जो प्रोविज़न किया गया है, क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है, वो किस में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका 5वीं अनुसूची में किया गया है, इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, आंसर नंबर डी। ओके, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। देखिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अनुसूची जो है 5वीं और 6वीं, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज रहता है। होपफुली इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर पाऊँ, जिन भी लोगों को होता है। याद रखना 5वीं अनुसूची में जो है वो इनके अलावा, यानी कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अब असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम में फिर किस अनुसूची के तहत है, तो वो है आपकी 6ठी अनुसूची, जिसमें इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो याद रखना दोनों ही बहुत ईजी हैं। ओके, सो ठीक है, ये हमने दोनों बात कर ली है, यानी कि आपकी 5वीं और 6ठी तो क्लियर हो गई है। थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं, चौथी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, उसका प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो हाँ, इसके ऊपर वीडियो ला सकते हैं सूचियों के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो यहाँ मैं उसको क्लियर नहीं कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रोविज़न करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध है। सेकंड स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 8 में किसी व्यक्ति के अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त होने का उपबंध है। ओके, देख लेते हैं कि इसमें से क्या पूछा गया है, कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई भी नहीं इनमें से, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन, सॉरी, पहला जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 8 में नहीं, ये आर्टिकल 9 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता किसी अदर कंट्री की ग्रहण करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खुद ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 9 में है, ना कि आर्टिकल 8 में।
इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, जबकि किसी व्यक्ति के अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त होने का उपबंध है, जो कि आर्टिकल 9 में किया गया है। क्लियर? आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 9 में क्या है, क्लियर हो चुका है। 7 का तो आपके स्टेटमेंट में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राष्ट्रपति टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ टॉपिक हमारे पॉलिटी में ऐसे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से पॉलिटी पूरी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा जा सकता है, कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न टोटल रहेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग, क्योंकि अलग अलग राइट्स सबको दिए गए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन आप इनको अपोजिट करके याद किया करिए तो काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट रहता है। ओके, वापस से प्रश्न पर आ जाते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, जो कि पार्लियामेंट में वो अपने जिस स्पीच को देता है वो कौन रेडी करता है? लोकसभा का अध्यक्ष खुद ही राष्ट्रपति तैयार करते हैं, या फिर राज्यसभा का उपसभापति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? बताइए। होपफुली आपको ये पता होगा, क्योंकि बहुत ही इजी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। ये चीज़ आपको पॉलिटी पढ़ने के बाद पता चलेगी, क्योंकि इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। कौन से कथन हैं आपके? यह एक अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, इसकी पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। ठीक है, इसमें तो ये मिस्टेक हो गई। दूसरी चीज़, इसकी पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ना कि 3 अप्रैल को। हाँ, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसको 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन अगर पूछा जाता है तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, बट अगर पहली बैठक की बात होती है तो वो 13 मई को हुई थी। ओके, 2-3 बार मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सुनकर ही आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस किस पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या फिर संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या फिर पूरे ही भारत पर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरे ही भारत पर सिविल अधिकार संरक्षण का विस्तार है। ठीक है, तो सॉरी हालांकि आंसर सही यही होगा जो मैंने बताया है, लेकिन नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि इनमें से किस किस पर। सॉरी फॉर देट, लेकिन आंसर यही है, केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं बताया मैंने, ऊपर ही बता दिया आपको बिना ऑप्शंस के। देखिए आंसर ये कर दिया बस। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 का जो क्लॉज है 2,
उसके अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 122 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सिविल विषयों की अपील से संबंधित, या फिर विशेष इजाज़त की अपील से संबंधित, या फिर न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने से संबंधित, या फिर उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल किए जाने से रिलेटेड है। ओके, आर्टिकल 122 के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारा न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने से संबंधित है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने से अनुच्छेद 122 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? अंतर्राज्य परिषद, भारत का संविधान, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर वित्त आयोग? भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, जिसमें आपको निम्नलिखित अधिकारियों को उनके वरीयता क्रम में लगाइए। ओके, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, इनको इनके वरीयता क्रम में लगाने, यानी कि किसको पहली वरीयता है, दूसरी किसको है, तीसरी किसको है। ठीक है, पॉलिटी की बुक में पीछे आई थिंक ये चीज़ें दी गई हैं पूरे अच्छे तरीके से कि किसको वरीयता क्रम के बारे में, तो उनको एक बार याद कर लेना। ओके, ठीक है, तो इनको हमें वरीयता क्रम में लगाना है। मतलब कि पहले कौन सा आएगा? ओके, तो देखिए, पहले आपके पीएम आएंगे, आफ्टर दैट आपके गवर्नर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके आएंगे कौन? भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे। उसके बाद आपके राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता आ जाएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, आंसर होना चाहिए 3 4 3 4 1 2, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्तमान वरीयता क्रम कुछ इस प्रकार है। देखिए, अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन दे दिया गया है कि वरीयता क्रम है क्या एग्जैक्ट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में लोकसभा में विपक्ष, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन याद कर लीजिएगा। 23 की बात करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी पदों के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर ना एक ना दो। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं वो एक बार जान लेते हैं। पहली चीज़, सेवानिवृत्ति के पश्चात, देखिए, जो भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा ये आपका आर्टिकल 148 में है। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले याद रखना। दूसरी चीज़, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी पदों के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि वह अयोग्य माने जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 148 के फर्स्ट क्लॉज में ये दे रखा है कि राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक एवं क्या है ये पूरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये उनको राइट है, लेकिन उनको पदच्युत नहीं कर सकते हैं, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के फर्स्ट क्लॉज के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति कैग को पदच्युत नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्यों नहीं कर सकते हैं, उसे उसी रीति के द्वारा हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 148 के फोर्थ क्लॉज के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्ति के पश्चात कैग भारत सरकार के या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। 24 है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर मूल संविधान के अंतर्गत ही था, या फिर
नेक्स्ट है आपका संविधान से परे है ये चीज़ बिल्कुल भी, यानी आपके संविधान में इसका कोई उपबंध है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे संविधान में, इस चीज़ का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा आपका एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, क्या है 11 में? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कर्तव्य बनता है किसका? माता पिता का। ठीक है, याद रखना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। एक मेन चीज़ है जो मुझे इस टाइम याद आ रही है, उसको बता देती हूँ। हमारा फंडामेंटल राइट था एक आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि 44 अमेंडमेंट 1978 में हमारा आर्टिकल 300 ए या फिर क के अंतर्गत उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, सो ये उसमें अमेंडमेंट किया गया था। इस चीज़ को याद रखना, सबसे मेन यही है, इसलिए मैंने ये बता दिया है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक है, तो अगर आपने फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप इसको बता देंगे तुरंत। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 and 24, यस। एंड धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28, विरोध करने का अधिकार, नो यू डोंट हैव दिस राइट। फंडामेंटल राइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार जो है वह शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी वो दिया गया है आपको कि हाँ, कहीं पर भी आप कोई सम्मेलन आयोजित करना चाहते हो, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्वक सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बट ऐसा इसमें कहीं पर भी हमारे फंडामेंटल राइट में इस तरीके से ये नहीं लिखा गया है कि आप विरोध कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस टेस्ट के। ठीक है, होपफुली मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जो मुझे समझाना था वो मैं समझा पाई होंगी और आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।